स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक करेंगे हिंदी का, जो कि 2018 का द्वितीय पाली का होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2018 के प्रथम पाली के हिंदी के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में जो पहनावे शब्द है यह कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। ऑप्शन ए है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहनावे शब्द कौन सी संज्ञा आपको बताना है। तो पहनावा शब्द जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर होगा। यानी पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि पहनावा शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना है कि मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आप जो है वह एक निजवाचक सर्वनाम है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। ऑप्शन ए है संज्ञा की, ऑप्शन बी है सर्वनाम की, ऑप्शन सी है विशेषण की और ऑप्शन डी है क्रिया की। तो आपको बताना है कि प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रविशेषण शब्द जो है वह विशेषण की विशेषता बतलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से जो है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है संबंध कारक और ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो आपको पता है कि करण कारक का चिन्ह होता है से, अपादान कारक का चिन्ह होता है से जुदाई और संबंध का चिन्ह होता है का, के, की और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि से जो है वह करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसलिए 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से जो है वह करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 6। तो आपको बताना है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल जो है वह 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर कि भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है व्यय धन आयाम, ऑप्शन बी है बी धन आयाम, ऑप्शन सी है वाया धन आयाम और ऑप्शन डी है वाया धन आयाम। तो आपको बताना है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद वी धन आयाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या है। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नी धन रव नीरव का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इसमें नी जो देखेंगे वह हर्षिकार है और इसमें विसर्ग है। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन कि आ जन्म में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो आपको बताना है कि आज जन्म में कौन सा समास होगा। तो जिस शब्द के आगे आ लगा रहता है तो वह अव्ययी भाव समास होता है। यानी 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि आज जन्म में एक अव्ययी भाव समास है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास की, कर्मधारय समास की, द्विगु समास की, द्वंद्व समास है। तो जन्म मरण में कौन सा समास है। तो जिस शब्द में यहाँ पर हाइफन का चिन्ह आपको नजर आ जाए उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। यानी 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि जन्म मरण एक द्वंद्व समास का उदाहरण है।
फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है नी, ऑप्शन बी है निस, ऑप्शन सी है निस और ऑप्शन डी है नी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपस में अलग अलग हैं, तो आपको बताना है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा। तो निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा, तो निस्तेज में निस उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा 10 नंबर का कि निस्तेज में निस उपसर्ग होगा, जहां पर स में हलंत रहेगा, स में हलंत रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, तो आप याद कर लेंगे कि बुढ़ापा में जो है वह पा प्रत्यय होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर चारों ऑप्शन देख कर बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चर्मो उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है वह शुद्ध शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला वाक्य है कि यह बालक कहाँ जा रहे हैं। दूसरा वाक्य है कि बच्चा का नाम क्या समाचार है, बच्चा का क्या समाचार है। और तीसरा ऑप्शन है कि फूलों की एक माला ला दीजिए। और चौथा ऑप्शन है कि लता 2 चिट्ठी लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि फूलों की एक माला ला दीजिए, यह एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रतिभावान होना, ऑप्शन बी है बुद्धिमान होना, ऑप्शन सी है बुद्धि का उपयोग करना और ऑप्शन डी है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यहाँ पर कर्म नहीं बल्कि श्रम होगा, श्रम विभाजन। कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी है भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और ऑप्शन डी है हु और सुद्राज। तो आपको बताना है 17 नंबर क्वेश्चन में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट से यह भाषण लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के एनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित अंश है। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी ने, ऑप्शन बी है गिरधर ने, ऑप्शन सी है सेन साहब ने, ऑप्शन डी है सोफर ने। तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सेन साहब ने कहा था, सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन ए है विधि शास्त्र, ऑप्शन बी है नीति कथा, ऑप्शन सी है भाषण विज्ञान और ऑप्शन डी है देव विज्ञान। तो आपको बताना कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीति कथा के कारण भारत में नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर नीति कथा।
फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों के, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी। तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की नागरी लिपि के लेख आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1023 ईस्वी। तो बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि बहादुर लेखक के घर अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन ए है कि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, ऑप्शन बी है मां की याद आने के कारण, ऑप्शन सी है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो बहादुर जो है वह लेखक के घर से अचानक इसलिए चला गया क्योंकि उसके स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी उनके परिवार लेखक को बहुत प्रताड़ित करते थे, इसलिए लेखक वहां से चले आए। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि साहित्य एवं परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन है सामंतवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी है पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी है समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान व्यवस्था संभव है। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 4 फरवरी 1948 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 4 फरवरी 1937 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 4 फरवरी 1936 ईस्वी को, ऑप्शन डी है कि 4 फरवरी 1935 ईस्वी को। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पर 48 नहीं होगा, यहाँ पर 1938 होगा। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था 4 फरवरी 1938 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ला मादा मोलेज द अविनियो किसकी कृति है? ऑप्शन ए है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी है पिकासो, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है विंसेंट वैन गो। तो आपको बताना है कि ला मादा मोजेल द अविनियो किसकी कृति है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिकासो की रचना है। द ला मादा मोजेल द अविनियो किसकी कृति है? तो पिकासो की है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन कि ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ऑप्शन ए है 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन बी है कि 19वीं सदी से, ऑप्शन बी है कि 12वीं सदी से, यहाँ पर 12वीं होगा, ऑप्शन बी है 12वीं सदी से, और ऑप्शन सी है 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, और ऑप्शन सी है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो आपको बताना है कि ला शतरूज धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शतरूज का धार्मिक उपयोग होता रहा। तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शतरूज का धार्मिक उपयोग होता रहा। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार। तो मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर के बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, शबे बारात,
बकरीद, मुहर्रम। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुहर्रम। यानी बिस्मिल्लाह खां के साथ मुहर्रम मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता। तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है, आपको बताना है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसक प्रतिरोध। यानी महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन ए है राम नाम के बिना, ऑप्शन बी है तीर्थ यात्रा के बिना, ऑप्शन सी है ज्ञान के बिना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का। तो रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का राज्यकाल था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कृष्ण को, सुजान को, बादल को, हवा को। तो कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादल को। कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेमघन जो है वह अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर की प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। फिर है 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ऑप्शन ए सूर्य से, ऑप्शन बी है कंचन से, ऑप्शन सी है पुष्प से, ऑप्शन डी है छाया युक्त चंद्रमा से। तो आपको बताना है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्रमा से की है। छाया युक्त चंद्रमा से की है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ऑप्शन ए है नेता, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है अधिकारी और ऑप्शन डी है मंत्री। तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जनता जो है वह मिट्टी की अबोध मूर्ति है। जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति है। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ऑप्शन ए है दीपशिखा, ऑप्शन बी है ग्रामिया, ऑप्शन सी है इन दिनों और ऑप्शन डी है चिंता। तो एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंता से। ऑप्शन नंबर डी, चिंता से संकलित है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वृक्ष की हत्या चिंता कविता के काव्य संग्रह से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर है 38 नंबर क्वेश्चन की हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ऑप्शन ए है प्राचीन सभ्यता की खुशहाली, ऑप्शन बी है आधुनिक सभ्यता के विकास का, ऑप्शन सी है प्राचीन सभ्यता के मानवीय विभीषिका का और ऑप्शन डी है कि आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा कविता जो है वह प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का वह चित्रण करती है। यानी 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि हिरोशिमा कविता प्राचीन सभ्यता के मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी और बमबारी हुआ। सी ऑप्शन है कि जमाके से देवी जागरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन को बताना है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, कि दंगे, आगजनी और बमबारी हुआ, कि धमाके से देवी जागरण हुआ, कि इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि धमाके से देवी जागरण हुआ। गरीब की बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। यहाँ पर जमाके नहीं होगा, धमाके होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। ऑप्शन ए सफलता की पहली मुस्कान, ऑप्शन बी है विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, ऑप्शन सी है विफलता पर छलके आंसू, ऑप्शन डी है सफलता पर उमड़ा उत्साह। तो सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर जो है वह विफलता पर छलके आंसू है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। ऑप्शन ए है जीवनानंद दास, ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन डी है कुंवर नारायण। तो लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि लौट कर आऊंगा फिर कविता प्रयाग शुक्ल कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, देखते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। तो आपको बताना है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। तो मेरे बिन प्रभु किस भाषा से अनुदित है। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मन भाषा से अनुदित है। जर्मन भाषा से अनुदित है मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। यहाँ पर जर्मन होगा, जर्मन। फिर अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कि दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सातकोड़ी होता, ऑप्शन बी है ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन डी है सुजाता। तो दही वाली मंगमा किस लेखक द्वारा रचित है। तो दही वाली मंगमा जो है वह श्रीनिवास लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर की दही वाली मंगमा श्रीनिवास लेखक द्वारा रचित है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। तो मंगमा की बहू का नाम नंजमा था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ढहते विश्वास क्या है, निबंध की कहानी है। तो यहाँ पर ढहते विश्वास जो है वह एक कहानी है और यह किस लेखक द्वारा अनुदित है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी है बी आर नारायण, ऑप्शन सी है गोपाल दास नागर और ऑप्शन डी है के एन जमुना। ढहते विश्वास कहानी जो किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में गलती दिया गया है, यहाँ पर श्रीनिवास नहीं होगा बल्कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र होगा। राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा यह कहानी लिखा गया है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा यह कहानी लिखा गया है ढहते विश्वास। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन है श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी है ईश्वर पेटलीकर और ऑप्शन डी है सुजाता। तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलीकर द्वारा। माँ कहानी जो है वह ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर ये भी पूछ सकता है कि माँ जो है वह क्या है, निबंध की कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी है। माँ चैप्टर जो है वह एक कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, यानी मंगू की माँ की टोटल 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है गुजराती और ऑप्शन डी है कन्नड़। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल भाषा से अनुदित है नगर कहानी। नगर कहानी जो है वह एक तमिल भाषा से अनुदित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कि पपाती की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 12 वर्ष और ऑप्शन सी है 14 वर्ष। तो पपाती की उम्र क्या थी। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष थी। पपाती की उम्र क्या थी, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ऑप्शन ए है गोपाल दास नागर, ऑप्शन बी है सावर दैया, ऑप्शन सी है
के ए जमुना और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो धरती कब तक घूमेगी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि धरती कब तक घूमेगी सावरदइया लेखक द्वारा अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा